चलो तो ऐसे आधे रास्ते में 2 उठेंगे, आधे रास्ते में काम करेंगे। तो हम लोगों ने ग्रहों के बारे में देख लिया था। ग्रहों की जो चलने की स्थिति है, कैप्टन ने जो बताया था उसको 3 तरह के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। 3 बातें उन्होंने बताई थी। उसी के आधार पर न्यूटन ने डिस्कस आधार पर 3 डिस्कस निकाले थे। ये बातें हम लोगों की हो चुकी हैं। आज हम लोग उपग्रहों की चाल के बारे में बात करेंगे। तो ग्रह भी जो गति करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उपग्रहों की गति के बारे में कोई बात नहीं है, बड़ी जर्जर अवस्था है, थोड़ा सा शब्दों को करने का चला नहीं, कोई बात नहीं। व्यर्थ ही मैंने अपने हाथ को करा, कोई बात नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने दोनों तरीके रहते कहीं ना अब ये कोई डिस्कशन नहीं, शांति। तो उपग्रहों के बारे में थोड़ी सी, उपग्रहों की गति के बारे में है। तो आप मान लीजिए लिखा हुआ उपग्रहों की गति, ठीक है। इसी पर मान करके काम करिए आगे। उपग्रहों की गति के बारे में कुछ थोड़ा सा बातें कर लेंगे। देखिए जैसा है कि जो तारे होते हैं ना, तारों की लगभग हर तारे की, या कहिए कुछ तारों का अपना परिवार होता है। परिवार का क्रम ऐसे चलता है कि जैसे पिता है, पुत्र हैं और फिर उनके पुत्र हैं। उसी तरह से ग्रह आपके हैं, ग्रह के उपग्रह हैं और उपग्रहों के जो तारा है, तारा के ग्रह हैं, ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रहों के बारे में बात कर ली, इसके पहले तारों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग उपग्रहों के बारे में बात करेंगे। अब उपग्रह 2 तरह के हो जाएंगे, एक तो प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। अब आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है इधर से। यहीं से ही आप लोगों को जो साइंस टेक होता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसे कहा जाता है, उसका सेगमेंट भी यहीं पे मिलेगा। तो जो बच्चे थोड़ा सीरियसली ध्यान देंगे तो उनको समझ में आएगा कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के ग्रह कौन से हैं और किस तरह के भू स्थैतिक कक्षाएं क्या कहलाती हैं। ये तमाम सारे जो अब मिलने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है और साइंस टेक के पार्ट में भी आते हैं। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो कि यूपीएससी में या यूपीपीएससी जितनी भी स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं सभी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा तो उसमें आपको लिख करके आता है साइंस टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी से मिली होती हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि एक पर्यावरण का टॉपिक आता है, ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी नाम से, वो भी ज्योग्राफी का ही एक छोटा सा सेगमेंट है। तो इस नाते इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता ही है। तो इस नाते इसकी जो भी विषय वस्तु है बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप लोग ध्यान से चलते जाइए। उतना ही ध्यान रखिए कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो आपके दिमाग के जहन में होना चाहिए। यदि यहीं से आपने इसको पढ़ लिया तो यकीन करिए कोई भी टेक्स्ट बुक उठाएंगे समझ में आएगा, कोई भी। और कोई भी टेक्स्ट बुक में ये है कि सब सारी टेक्स्ट बुक एक सिस्टमेटिक वे से लिखती नहीं। सिस्टमेटिक वे से न लिखने के कारण से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्या क्या है। लेकिन जब फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, आसानी से आपको समझ में आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप सीरियसली अगर समझेंगे तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें लिखी रहेंगी वो सब आपको आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ का जो सेगमेंट इधर का स्टार्ट हो रहा है ये भी आपका साइंस टेक से रिलेटेड है। तो इस नाते सीरियसली कोई बच्चा क्लास में डिस्कस करता हुआ नहीं आपस में मिलेगा, सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए जो मैं तथ्य बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए पहले ग्रहों के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में कृत्रिम उपग्रहों के बारे में बात करेंगे। अभी उपग्रह के बारे में बात करने चल रहे हैं, उपग्रहों की गति के बारे में, उपग्रह कैसे गति करते हैं, फिर उपग्रहों के बारे में के बाद हम लोग चलेंगे कृत्रिम उपग्रहों के बारे में। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, कौन से ऐसे उपग्रह हैं जैसे हम लोग टीवी देखते हैं ना दोस्तों, तो टीवी जो हमें आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आयन मंडल में उपग्रह को प्रक्षेपित कर दिया जाता है और हम लोग अपना डिश, पहले क्या होता टीवी में एंटीना हुआ करता था, अभी आप लोगों के ज़माने में छतरी लगी हुई है और छतरी में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जो कि नेटवर्क को कैच करता है और सीधे टीवी आपका डायरेक्टली आपको आना शुरू हो जाता है। तो वो फिर वो जो उपग्रह होता है वो किस कक्षा में मतलब जो है इस्टेब्लिश होता है,
जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जिज्ञासाएं भी बढ़ाएंगी। यही अगर सिस्टमेटिक समझेंगे तो सब समझ में आएगा। यही का एक भी चीज़ अगर छोड़ देंगे तो अगली चीज़ आपको फिर उलझन में डाल देगी, समझ नहीं पाएंगे। साथ ध्यान से सुनिएगा इसको। पहले उपग्रहों की गति को देखते हैं, फिर आगे जो कॉन्सेप्ट हो पाता है वो देखते हैं, आज हम कभी कक्षाओं में देखेंगे। दूसरी चीज़ है, मैं देखिए मेरे जो क्वेश्चन कराने का जो तरीका है वो थोड़ा इस तरह से है कि कंपटीशन बेस्ड होना चाहिए। देखिए ऐसा डिस्कशन करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर तो चूंकि हम टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं, तो टारगेट बेस्ड काम में जो एग्जाम में हमारे आए वो चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए। तो टेस्ट भी जो होते हैं हमारे, टेस्ट जो भी मैंने दिया आपको लास्ट डे कराया 50 टेस्ट पेपर का, अगला जो सैटरडे आएगा आपका आएगा उस सैटरडे में वो 50 टेस्ट पेपर सबके तैयार होने चाहिए। मैं उस क्वेश्चन का जो बाकी शेष बचा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा और लगभग करीब में तब तक हमारी कुछ चीज़ें कवर भी हो जाएंगी, क्योंकि आगे 3 डेज और मिलेंगे हम लोगों को जिनमें हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी देखते रहेंगे। और वही टेस्ट पेपर सभी के हाथों में सैटरडे को होना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो टेस्ट पेपर ना लेके आए, क्यों? क्योंकि आगे एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें उसको जानने की मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और वो टेस्ट पेपर याद कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन में से यकीन करिए कभी कोई परीक्षा ज्योग्राफी में उठेगा तो जरूर से जरूर क्वेश्चन उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना, डेट से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उपग्रहों की गति है मोशन ऑफ सैटेलाइट। देखिए इसमें जिस प्रकार विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिस प्रकार विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार कुछ आकाशीय पिंड इन ग्रहों के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार कुछ आकाशीय पिंड इन ग्रहों के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, एक उपग्रह या एक मात्र उपग्रह कह सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग 81.3 यानी 81.3 गुना है। गुना है मतलब क्या हुआ, यानी कि जो चंद्रमा है वो इतना छोटा है कि पृथ्वी के 83 चंद्रमा पृथ्वी के बराबर हो जाएंगे। सर 81 चंद्रमा पृथ्वी के बराबर हो जाएंगे, यानी कि पृथ्वी जो आपकी है उससे लगभग 81 गुना छोटा है। ऐसे आप समझ सकते हैं चंद्रमा कितना छोटा है, 81 गुना छोटा है। ठीक है, और किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर अगर उसका कुछ भार है तो चंद्रमा पर कितना उसका भार रह जाता है, कोई बताएगा कितना हो जाता है? और कोई सभी का 1/4 1/6 हो जाता है, छठा भाग हो जाता है। ठीक है, अगर आप 60 किलो के तो चंद्रमा जाएंगे कितने किलो हो जाएंगे? ठीक, कोई चीज़ है, छठा भाग हो जाता है। यहाँ गुने की बात हो रही थी तो कितना गुना है बेटा? 81 गुना बड़ा है। कौन हमारा? पृथ्वी हमारे 81 गुना बड़ी है। यदि स्वयं सूर्य भी, यदि स्वयं पृथ्वी भी, यदि स्वयं पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यद्यपि लिख लीजिए, यदि नहीं यद्यपि स्वयं पृथ्वी भी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, परंतु पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का अध्ययन करने के लिए, परंतु पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी को उसे मानना पड़ता है, मानना होगा। अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी को
स्थिर मानना होगा या स्थिर मान सकते हैं। देखो चाहे वो सूरज हो, क्या स्थिर है सूरज? पृथ्वी भी स्थिर नहीं है क्योंकि सूरज की परिक्रमा करती है। इस तरह से अगर हम देखें तो क्या कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में जो स्थित कोई भी चीज़ है वो कोई स्थिर है? सब गतिशील है। यानी कि उपग्रह, ग्रह, तारे और आकाशगंगा सब एक तरह से भ्रमणशील हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं आकाशगंगा का निर्माण ही कैसे होता है? गैसों के संगठन से होता है। तो गैसों का संगठन कहीं स्टेब्लिश संरचना थोड़ी ना हो सकती है, कहीं पर भी होगी, वो मूवमेंटशील होगी, आपकी मूवमेंट होगी। और वो आकाशगंगा का फिर कैसे मूवमेंट करती है? यानी कि आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे होते हैं, वो कैसे गतिशील होते हैं और खरबों आकाशगंगाएं होती हैं। तो आपको बताया गया है कि एक आकाशगंगा में हमेशा ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल ही ग्रेविटी का कारक बन जाता है, गुरुत्व का कारण बनता है, जो कि उसके आगे पीछे मतलब वो उसके परिक्रमा करती है ना। एक जब कभी भी कोई गुरुत्व बन जाएगा भाई ना, तो गुरुत्व के आसपास ही ग्रेविटी जहाँ पर भी जनरेट हो जाएगी उसी के आसपास आप घूमना शुरू कर देंगे। जैसे पंखा है, अब पंखा में क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर यहाँ पर क्या एक तरह से कहीं इसको गति प्रदान कर दी गई, तो बाकी इसके विंग्स जो है वो चल रहे हैं। अगर वो मोटर बंद कर दिया जाए तो फिर क्या चलेगा? वो नहीं चलेगा ना। उसी तरह से कोई भी चीज़ का अट्रैक्शन जब मैग्नेट होता है तो उसमें गुरुत्व खूब ज़्यादा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को जो जिसमें आयरन होता है उसको खींच लेता है, उसमें ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। तो ग्रेविटी का सारा खेल है। और जहाँ पर भी ये पूरी सृष्टि, पूरी संरचना, ब्रह्मांड, सब कुछ क्या ग्रेविटी से ही चल रहा है। ग्रेविटी है तभी उसी ग्रेविटी ने ही खींचा, किसी कोई भी ग्रेविटी थी उसने ही तो खींचा, तब जाकर के हाइड्रोजन में हीलियम जो है संगठित हुआ, तारे बन गए, आकाशगंगाओं का निर्माण हो गया, ठीक है। तो सभी जगह पर ग्रेविटी। उसी तरह से पृथ्वी की भी एक ग्रेविटी, उस ग्रेविटी के तहत मतलब उसका जो गुरुत्व है पृथ्वी का, उसी के इर्द गिर्द उसके उपग्रह घूमते हैं। तो एक ही मात्र उपग्रह है प्रकृति के द्वारा चंद्रमा, और बाकी कृत्रिम उपग्रह जो इंसानों ने, हम लोगों ने बनाए हैं, मनुष्यों ने बनाए हैं, वो कार्य करते हैं। चलिए एक बात करते हैं। अब ग्रहों की चाल दो तरह की होती है, कौन कौन सी? पहले बात करते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। एक हेडिंग कर लीजिए, उपग्रह की कक्षीय चाल। थोड़ा स्पीड के साथ लिखिएगा बेटा। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चेंज कर लीजिए। उपग्रह की चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर उपग्रह की चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। जानते हैं ना कि कोई भी पदार्थ है, एक तरह से एक ग्रह या उपग्रह है, जितना ही दूर होगा उसकी क्या होगी, चाल कितनी हो जाएगी? धीमी या तेज हो जाएगी? चाल धीमी। चलिए ये पता नहीं, हमको भी नहीं पता है, हम बता देते हैं तो हम भूल जाते हैं, है ना। यही आप लोग करते रहिए, जब कोई तथ्य पढ़ाए तो उसको कतई दे मत दोहराइए, क्योंकि दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा और एग्जाम में आप कर ले जाएंगे। तो फिर कौन करेगा बाकी के काम? जब सभी हो जाएंगे अच्छे काम करने वाले, तो कौन रह जाएगा थोड़ा कम अच्छा करने वाला? तो थोड़ा कम अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए
आप लोगों को इतनी बार समझा दिया गया, मुझे लगता है क्लासेस में ही याद हो जाते हैं कुछ तथ्य जब मैं पढ़ाता हूँ। अब जबरदस्ती कुछ भी कर लीजिए, टीचर को मालूम होना चाहिए, डॉक्टर को कि हम इलाज सही कर रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर को हमेशा पता होना चाहिए कि इलाज सही हो रहा है कि नहीं, टीचर को हमेशा पता होना चाहिए इलाज सही हो रहा है कि नहीं। आप लोगों का इलाज बहुत सही हो रहा है, लेकिन आप लोग उसका फिर प्रिकॉशन नहीं रख रहे हो हैं, दोबारा जाके घर दोहराते नहीं। दोहरा लोगे तो अच्छा रहेगा ना। फिर आगे इसका रिलेशन देखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट यूपीएससी पढ़ाती है या सिलेबस में रखी है तो उसका माना जानते हैं क्या होता है दोस्तों, वो हर एक दूसरे से कहीं भी रिलेटेड होता है। मैंने भूगोल के बारे में बताया, भूगोल या कोई भी विषय आप देखेंगे तो रिलेटेड है। जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो अगले कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये फिजिक्स के भी बहुत सारे सिद्धांतों को, ब्रह्मांड भूगोल आप देखेंगे तो ये बहुत सारा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को भी लेकर के चल रहा है आपका, तो फिजिक्स भी आपका इसी तरह से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन अब जब आप सीरियसली ध्यान देंगे तब जब आपको पता ही नहीं रहेगा रहने पे, दूर रहने पे, नज़दीक रहने पे क्या चलता है, क्या होता है, तो ये गलत बात है। जब बताया गया है आपको बहुत डिटेल में। चलिए और ठीक है, आइए। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा, उपग्रह की चाल उतनी ही तेज होगी, कम होगी, उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि दूरी कवर करेगा। ऐसे मैंने बताया था ना क्लासरूम को, वो क्या किया था, डिस्टेंस कम थी तो वहाँ पे गति धीमी, क्षेत्रफल ज़्यादा, समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करता है ना। इधर से क्षेत्रफल कम ज़्यादा हो जाता है, ये कवर हो जाता है तो स्पीड वहाँ कम हो जाएगी। जब नज़दीक पहुँचेगा, यही एरिया तो बताए थे, ये क्या होगा, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, मतलब यानी कि यहाँ पर गति तेज। जब नज़दीक कोई उपग्रह होगा तो गति तेज होगी। जैसे मैंने बुध का उदाहरण दिया था, 88 दिनों में क्या कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। वहीं आप देखेंगे वर्षों वर्षों में, 100 कुछ वर्षों में कवर करते हैं, सब आगे जाते हुए जितने भी ग्रह दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थोड़े ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए बेटा, उपग्रह की चाल उतनी ही कम होगी, चूंकि उपग्रह की चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि उपग्रह की चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, अतः भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्षा, पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्षा में हो तो एक ही कक्षीय चाल से परिक्रमा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए अगर कोई उपग्रह, ठीक है, मान लो इस ऑर्बिट में है और एक है 100 kg का, एक है 10 kg का, तो दोनों समान गति से करेंगे, द्रव्यमान का कोई असर नहीं होगा कि 10 kg का जो द्रव्यमान का है वो तेज गति कर लेगा और 100 kg का धीमे धीमे करेगा, क्योंकि द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये दूरी का असर पड़ता है। लेकिन यही चीजें अगर मान लो 100 kg का यहाँ हो, 10 kg का यहाँ हो, तो तेज घूम जाएगा। लेकिन यहीं पे 100 kg कर दीजिए, यहाँ 10 kg कर दीजिए, तभी 100 kg वाला तेज घूम जाएगा। यानी कि केवल क्षेत्रफल पर असर, मतलब क्षेत्रफल पे कवर करता है, दूरी यानी कि दूरी नज़दीक होगी तो तेज होगा, चाहे वो द्रव्यमान कुछ भी हो। द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी की चाल का, ठीक है, दूरी का फर्क पड़ता है, ठीक है, दूरी का फर्क पड़ता है, नज़दीक में द्रव्यमान का कोई फर्क। और समान दूरी पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हैं तो समान स्पीड में ही चलेंगे। नज़दीक में भी है समान द्रव्यमान, अब भिन्न भिन्न द्रव्यमान है तो एक ही ऑर्बिट में तो समान चलेंगे। ऑर्बिट अभी समझिए आप कॉन्सेप्ट, ये जो चिल्लाना है ना आपके लिए, यही आगे काम करने वाला है। अभी आप किसी भी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी उपग्रह को प्रक्षेपित कर देंगे, वो 50 kg का है, आप दे देंगे कि 200 टन का कोई उपग्रह आप ले जाके रख देंगे, तो दोनों की चाल समान रहेगी, तब वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। इस नाते देखिए, जब कोई भूमिका बने तो भूमिका को पहले समझिए। चूंकि आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपकी आंखों से टच हुआ होगा तो आपको सहज लगेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि लगभग करीब में जिसने भी एक बार जाके देख लिया हो घर पे, उसको कोई दिक्कत नहीं रही होगी।
तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। जब तक इसको अच्छे से नहीं समझोगे आगे वाला थोड़ा कठिन हो जाएगा। और यही जब सरल बना लोगे तो ज्योग्राफी आपके लिए या कोई सब्जेक्ट आपके लिए सहज हो जाता है। कोई विषय कठिन कब हो जाता है? जब हम शुरुआती दौर में पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको अगर जटिल लग जाए तो हर विषय कठिन हो जाता है। मैथ जैसे पढ़ना शुरू करते हैं उसमें क्या हो जाता है कि कुछ फार्मूले आ जाते हैं और कभी नहीं देखा तो उसका डेरिवेशन नहीं कर पाते, डर जाते हैं, उसके बाद मैथ बड़ी चीज़ हो जाती है। इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, वकैब हमारी अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पर हम डर जाते हैं, मीनिंग नहीं पता होती है। मीनिंग अगर पता हो तो आप ग्रामर को तोड़ बड़ोड़ के पढ़ लेंगे। तो ये कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये शिक्षक ही बताएगा आपको, ये शिक्षक ही बताएगा कैसे किसी विषय को पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आपको हर विषय पढ़ने की एक मेथड होता है, उस मेथड के अकॉर्डिंग काम करेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। जिसको इंग्लिश कभी नहीं पढ़ने आती है वो न्यूज़पेपर उठाए पढ़ना शुरू करेगा। वो पहले 1 महीने तक कुछ नहीं पढ़ पाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। बस वो क्या करे कि जो उसमें मीनिंग्स उसकी हैं उसकी मीनिंग्स को हाईलाइट करे, ठीक है। जो वकैब उसमें दिए हुए हैं उसको डिक्शनरी अपनी नोटबुक बनाए, उसमें सारी चीज़ें वो रट जाए मीनिंग। फिर अगले दिन जब टेस्ट पेपर 1 महीने बाद उठाएगा वही मीनिंग का ट्रांजेक्शन उसमें होगा, फटाफट उसका अर्थ वो समझता चला जाएगा। जैसे कहीं शब्द कुछ लिखा होता है, सामान्य से कोटेशन होते हैं, जैसे मे आई कम इन, कोई पूछता है किसी भी कर्सिव लैंग्वेज में लिख दिया हो, किसी भी भाषा में लगभग इंग्लिश में हो लिख दिया हो तो पढ़ लेगा फिर। तो ये एक तरीका है पढ़ने का। इसी तरह से जब भी कोई सैद्धांतिक चीज फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं हम तो उसके सिद्धांतों को पहले हम समझें, सिद्धांत क्या कहते हैं तो हमको बिल्कुल समझ में आएगा। तब कोई ग्रह उपग्रह के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा मैंने बताया आपको द्रव्यमान का कोई समझ पड़ता, यानी कि कितना भी बड़ा हो, कितना भी वजनी हो, कितना भी हल्का हो, सब एक समान ऑर्बिट पे है तो समान स्पीड में चलेंगे। नज़दीक कितना भी हल्का ले आओ, कितना भी भारी ले आओ, नज़दीक है तो स्पीड में भागेगा। यानी कि अगर हम बात करें बुध को ही, बुध की जगह पर पृथ्वी को ले जाएंगे तो पृथ्वी भी कम समय में गति कर लेगा, 88 दिन में पृथ्वी भी कर लेगा उसी ऑर्बिट पे ले जा करके जिसमें बुध का ऑर्बिट है। उसी बुध के ऑर्बिट में पृथ्वी को ले जाकर स्टैब्लिश कर दीजिए, वो चले जाएगा। बुध को ले आइए पृथ्वी के ऑर्बिट में, दोनों की स्पीड 365 में परिक्रमा करने लगेगा जिसकी ऑर्बिट जितनी है, ठीक है। अब ये दिनों का निर्धारण कैसे हुआ? दिनों का निर्धारण ये हुआ कि जो जितनी दूरी पर है, अब जितने दूर में परिक्रमा कर रहा है उस हिसाब से इसका रेशियो निकल गया है। अब वो अगर और नजदीक आ जाए भविष्य में, एक बात कह रहे हैं आपसे, तो उनके चलने की गति भी बदल जाएगी। आप बात समझ रहे हैं ना? इसी कारण से जो हैं कि हिंदी कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो अधिमास वगैरह का है ना, प्रत्येक 3 वर्ष में लिपि वर्ष के बारे में आप देखे हैं ना, लिपि वर्ष, ये सब चीज़ें जानते इसी कॉन्सेप्ट पे है। बड़ी चीज़ लगती है कुछ नहीं। अब क्या है, कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य का मतलब जैसे हमारा जो 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, लेकिन क्या एग्जैक्टली 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है या कुछ सेकंड का लिप होता है, लेफ्ट होता है कुछ, या कुछ जाता है कुछ बढ़ता है। यही जो कुछ सेकंड बढ़ता है ना, यही जाकर के आगे बैलेंस कर देता है, यही चीज़ें बैलेंस कर देता है। और एक क्रम जब चलता रहता है, एक एक दिन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट का जो आपका अंतर है ना दोस्तों, 365 दिन में ये बैलेंस कुछ कर जाता है। और लगभग 4 साल में 6 घंटे का, एक दिन, एक वर्ष में 6 घंटे का बैलेंस करता है, फिर दूसरे वर्ष में अगले 6 घंटे का करता है, फिर तीसरे वर्ष में अगले 6 घंटे का, तो 6 त्रिक 18 वर्ष हो जाते हैं। चौथे वर्ष में फिर 6 घंटे का करता है तो 6 चौक 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है। इस नाते हमेशा फरवरी हर चौथे वर्ष में 29 की होती है। तो हर चीज़ का एक सिस्टम फिट है। और वो कैसे फिट है? यही जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करती है और इससे जो दिन रात की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें जो 24 घंटे कुछ मिनट जो लगते हैं, 1 मिनट का जो समय लगता है, वही जो आपका समय है वही बैलेंस करके आपको अधिमास के रूप में चला जाता है। और हिंदी मैथोलॉजी में अगर देखेंगे तो वही आपका अधिमास के रूप में जाना जाता है, मलमास के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ष में हमेशा आता रहता है, वो हर तीसरे वर्ष में आपको दिखाई देगा, चौथे वर्ष में आपको दिखाई देगा। और सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे, फरवरी जो है हर 3 साल के बाद चौथे साल की फरवरी 29 की होती है, इसी क्रम में होती है। वही आपका लिपि वर्ष और साधारण वर्ष के रूप में जाना जाता है। ये सेगमेंट रीजनिंग का भी बन जाता है, ये आपका ज्योग्राफी का भी बन जाता है। तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। बस आपको अच्छा विद्यार्थी समझने वाला होना चाहिए, अच्छा शिक्षक समझाने वाला होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट बीच में होना चाहिए। बस इतनी की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में धरी की धरी रह जाएंगी और कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, सब आसान आपको लगेगा। लेकिन एक भी चीज़ इसमें से खोएगी तो आपको असुविधा होगी।
समझ रहे हैं। और यही परंपरा जो टूट जाती है, इसी कारण से शिक्षक जो पढ़ाते हैं हमको बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े अनुभवी शिक्षक, हमको कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये परंपरा टूट चुकी है, दोनों की परंपरा। ये परंपरा यूपीएससी में नहीं टूटनी चाहिए। जिस दिन तोड़ देंगे आप इस परंपरा को, उसी दिन सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थियों का। शिक्षक का क्या, शिक्षक तो शिक्षक है, चाहे कोई समझे या कोई ना समझे, बस वो कॉन्सेप्ट सही पढ़ाए, शिक्षक का रोल इतना है। लेकिन मुझे लगता है शिक्षक का साथ ही साथ ये रोल भी है, जो सबसे जटिल बच्चा हो, सबसे जटिल बच्चा हो, वह भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर ले जाए। ये एक शिक्षक की मेरे ख्याल से एबिलिटी होती है। और मैं किसी बच्चे को, मैंने बार बार आपको समझाया, मैं किसी बच्चे को बुरा नहीं मानता, उसको विशिष्ट बालक मानता हूँ, जब तक कि वो बच्चा, हर बच्चा विशिष्ट बालक है और विशिष्ट बालक मान करके उसको काम किया जाता है। लेकिन जब कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जब करने लगते हैं लोग, वो थोड़ा गलत हो जाता है। वहीं पर मेरा पटेच होता है, उस पर हस्तक्षेप होता है, उसी पर, बाकी और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इस पर काम करते हैं लोग। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। स्थिर माना जाता है, ठीक। अब उपग्रह की कक्षीय चाल दोस्तों, उपग्रह की कक्षीय चाल, हर आदमी दो चाल चलता है दोस्तों, मतलब हर ग्रह, एक तो अपने अक्ष पर घूमेगा और एक तो दूसरी जिसकी परिक्रमा करेगा उसकी उस कक्षा में घूमेगा। जैसे एक अपने अक्ष पर, जैसे मान लो ये है अपने अक्ष पर, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, घूर्णन गति, या इसी को परिभ्रमण गतिविधि। और दूसरा कि किसी के इर्द गिर्द घूमना, यानी है ना, ऐसे इसके किसी के इर्द गिर्द घूमना। एक तो अपने अक्ष पर भी, तो ग्रह उपग्रह के बारे में जान लीजिए, दोनों खासियत यहाँ पर कि एक तो अपने अक्ष पर भी, लट्टू देखे हो, लट्टू को आप देखो नचाओगे तो लट्टू अपने अक्ष पर भी घूमता है और दूर दूर तक भी घूमता है। तो हालांकि लट्टू का तो कोई निश्चित ऑर्बिट नहीं होता है, लेकिन बाकी का आप जानेंगे ऑर्बिट निश्चित होता है। तो दो गतियाँ करती हैं, कोई भी ग्रह होगा, कोई भी उपग्रह होगा, दो गतियाँ करेगा बेटा। एक तो अपने अक्ष पर भी कुछ घूमेगा और दूसरा किसी उपग्रह का, जिसका ग्रह होगा उसकी परिक्रमा करेगा आपका, ठीक है। तो यही जो खासियत है, इसी के कारण से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर किसी का अक्षीय और कक्षीय गति समान हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे, हमेशा वैसे ही दिखाई देगा, इसका एक ही अंश आपको दिखाई देगा, हमेशा स्पष्ट रूप से पूरा संरचना नहीं दिखाई देगी। ये सब चीज़ें भी समझ में आएंगे। तो क्या अंतर है किसका, जैसे पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक घूम के चक्कर लगा लेती है, और अपनी ऑर्बिट में कितने दिनों में, 365 दिनों में, और फिर 365 दिन 6 घंटा लगाए, बड़े 4 दिन लगाती है। यही तो होता है पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे जो चक्कर लगाती है। तो इस तरह से जो कहानी बनती है, वो ध्यान में आपको रखना है कि दो तरह की गतियाँ हो रही हैं। इन गतियों का आगे सभी रोल होना है। अब पृथ्वी इसके बाद पढ़ेंगे तो केवल लेक्चर ही दे दूंगा तो पृथ्वी आपको समझ में आ जाएगा। पृथ्वी के बारे में कुछ आपको समझने ही नहीं होगा, बस केवल लेक्चर ही हो जाएगा, तो लिखाने वाले तक नहीं चाहिए। अभी इस नाते से थोड़ा लिखाया जा रहा है, मैं थोड़ा लिखा रहा हूँ उस पर फोकस। एक तो आप इसको तथ्य रहेंगे तो दोबारा रिविजन भी कर लेंगे, और दूसरी चीज़ आपकी समझ वहाँ तक बढ़ जाए। जब किसी चीज़ को आप जान लेते हैं तब चर्चा करने पे आप उस पर डिबेट कर पाते हैं। तो पहले जान तो लें, तो हम लोग जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक। आगे चलते हैं। अब उपग्रह की कक्षीय चाल बेटा, ठीक है। अरे चलो, ये कक्षीय चाल हो गया। उपग्रह की परिक्रमण चाल, ठीक है, परिक्रमण चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, उसके पृथ्वी तल के ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा, उसका परिक्रमण काल उतना अधिक होगा। गति की बात नहीं कर रहा है, काल की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि
चंद्रमा जो कि पृथ्वी से, यही कारण है कि चंद्रमा जो कि पृथ्वी से 38,04,000 किलोमीटर दूर है। 38,04,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एक परिक्रमण लगभग 29 दिन में पूरी करता है। पृथ्वी का परिक्रमण लगभग 29 दिन में पूरी करता है। जबकि पृथ्वी के पास का एक कृत्रिम उपग्रह एक दिन में 10 से 20 परिक्रमा कर लेता है। 10 से 20 परिक्रमा कर लेता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जितना दूर होगा भाई उतने ज्यादा समय, जितना नजदीक उतना कम समय। तो जो उपग्रह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो स्थिति है, जितनी दूरी पर चंद्रमा है ना, उतनी दूरी पर ही किसी उपग्रह को रख दीजिए तो वो भी 29 दिन में ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा। और उससे कम दूरी कर देंगे तो जैसे जैसे दूरी घटाते जाएंगे दिनों की संख्या भी घटती चली जाएगी। तो कुछ 10 दिन की दूरी पे कर देंगे तो 10 दिन की परिक्रमा कर लेगा। दूरी मतलब समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। ठीक है, आइए कर लेता है। अब इसका मतलब क्या है भाइयों कि अगर हम मान लो चंद्रमा की ऑर्बिट में कोई एक उपग्रह डाल दें, कोई उपग्रह कृत्रिम डाल दें, तो 29 दिन में एक परिक्रमा पूरी करेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि और हम नजदीक ले आए, किसी उपग्रह को ऐसी कक्षा में डाल दें कि 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करे, तो वह भी एक चक्कर 24 घंटे पृथ्वी अपनी चक्र पूरी करेगा और वह भी 1 घंटे में कर लेगा। तो यही जो 24 घंटे वाली ऑर्बिट होगी, इसी के बारे में मैंने भूमिका बताई थी। अभी काम इसके आने वाला है। ये 24 घंटे में परिक्रमा जो पूरी कर लेगा, पृथ्वी भी अपनी परिक्रमा पूरी करेगा और वो अभी उपग्रह भी एक चक्कर पूरा अपना करेगा। तो उसका क्या रोल है? वही उसी ऑर्बिट में, वही जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से जो स्थित वो जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में रहने के लिए वो जो उपग्रह आपका टीवी सेट पे जो दिखता है आपको ना, वो आपका एंटीना हमेशा एक ही दिशा में आप लगाए रहते हो ना, कि घुमाते रहते हो जाके वहाँ पर, चैनल उधर गया करते हो क्या? एक ही जगह पर रख देते हो। तो क्यों रख देते हो? क्योंकि वो हमेशा जैसे पृथ्वी अपनी गति करती है उसी तरह से वह भी चलता रहता है। यानी पृथ्वी अगर घूम रही है तो वह भी अपने हिसाब से घूम रहा है और एकदम ऐसी स्थिति बनी हुई है एज इट इज। अगर वो इस ऑर्बिट में ना हो तो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। पहले क्या होता था, आप लोग एंटीना सही करने जाते थे ना छत पे, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, आया कि नहीं आया, चिल्लाते रहे ऊपर से, है ना। तो उस समय क्या जो उपग्रह हमारे इतने आधुनिक नहीं हुआ करते थे, या जो कैच करने वाले जो स्टेशन हुआ करते थे उतने मज़ेदार नहीं हुआ करते थे। अभी क्या सब आधुनिक हो गया, सब ब्रांडेड हो गए हैं, उपग्रह भी ब्रांडेड है और यहाँ का भी जो ब्रांडेड है तो सब कैच कर लेते हैं। यानी कि सबकी गुणवत्ता पहले की अपेक्षा अच्छी हो गई है। ब्रांड का मतलब ये, आप देख लीजिए, सब बेसिक चीज़ें ना पूछिए, गूगल करिए। चलिए पृथ्वी का एक परिक्रमण लगभग 29 दिन में पूरा करता ही तो हो चुका है। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल, पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल, पृथ्वी का अक्षीय गति कितनी है भाई? 24 घंटा। ठीक है, अक्षीय गति के परिक्रमण काल, चाहे तो ब्रैकेट में 24 घंटा लिख सकते हैं, के बराबर हो तो
वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होगा। इस प्रकार के उपग्रह को भूतुल्यकालिक उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट, भूतुल्यकालिक उपग्रह, मार्कर वर्क नहीं कर रहा है बेटा तो इस हाथ से हो नहीं पा रहा है। भूतुल्यकालिक उपग्रह, जिसे इंग्लिश में कहेंगे जियो स्टेशनरी, स्पेलिंग भी लिखना चाहो हिंदी में लिखो पहले, जियो स्टेशनरी उपग्रह, ये पूछ के हिंदी में लिख देगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, तो हिंदी में भी लिख लो, इंग्लिश भी बोल दे रहा हूँ आपको क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इंग्लिश है GEOSTATIONARY, स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। यह उपग्रह, अब पूछा जाएगा ना कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है आपका, या भूतुल्यकालिक जो कक्षा है, ये कौन सी कक्षा है? यह वह कक्षा है कि जिसमें, ये वही कक्षा है कि जो 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर जो लगाती है, सूरज का एक चक्कर परिक्रमा करती है, तो वह ग्रह भी सूरज के मतलब पृथ्वी के सापेक्ष ही वो परिक्रमा करता रहता है। जैसे लाइके वह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, ध्यान रहे, वह पृथ्वी पर एक निश्चित डिस्टेंस पे बना रहता है। जैसे मान लो ये बल्ब है और मैं एक स्थिर वस्तु, जब मैं गति करूंगा तब वह भी गति करेगा, एकदम सेंटर पे रहता है। और ये चूंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो यह पृथ्वी के साथ साथ मूवमेंट करता है, क्योंकि पृथ्वी के ही ऑर्बिट में ये फिट है, समझ रहे हैं ना। उसी कक्षा में फिट है, जितनी सूर्य से दूरी पृथ्वी की है उतनी ही दूरी इस ग्रह की भी है, यानी पृथ्वी वाली कक्षा में भी ये भी स्टैब्लिश है, समझ रहे हैं बात को। तो सेम स्थिति बनी रहती है ये, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर जो आपको देखना है तो सूरज को नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा वाली ऑर्बिट में अगर डाल देंगे तो 29 दिन में चला जाएगा परिक्रमा, तब तो 29 दिन में पूरी करेगा। लेकिन ये पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि 24 घंटा में परिक्रमा पूरी करे। ध्यान आपको रखना है कि इतनी दूरी पर है कि 24 घंटे ये परिक्रमा, एक तरह से कहिए पूरी परिक्रमा जो है क्या करेगा, उसी पर स्थिर रहेगा, ये परिक्रमा नहीं करेगा, ये वहीं पर स्थिर उपग्रह है। और साथ ही साथ ये पृथ्वी के मूवमेंट करता है, बस सीधा सा समझना है, पृथ्वी के साथ मूवमेंट करेगा पृथ्वी के, क्यों? क्योंकि अगर ये मूवमेंट करता रहेगा तो इसकी स्थिति और पृथ्वी की स्थिति की लोकेशन बदलती जाएगी, सेम स्थिति में बना रहेगा। यही क्या कहलाता है, भूतुल्यकालिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कह रहे हो? कहते हैं यह उपग्रह किसी निश्चित स्थान के सापेक्ष, चलिए आगे, यह उपग्रह किसी निश्चित स्थान के सापेक्ष स्थिर रहते हुए वहां से चित्र पृथ्वी को भेजता रहता है। यह उपग्रह किसी निश्चित स्थान के सापेक्ष स्थिर रहते हुए वहां से चित्र पृथ्वी को भेज सकता है या भेज सकता है। जब जरूरी होगा तभी आप करेंगे उसको, तो भेज सकता है या भेजता है। इस प्रकार के उपग्रह से दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित सेटों पर दिखाया जाता है, परावर्तित सेटों पर दिखाया जाता है। आगे पर चेंज करके लिखिए बेटा, भूतुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई
चालित उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 ये गवर्नमेंट तो नहीं है भाई। अरे क्या दे दिया आपने, स्थाई मार्कर ये चलेगा इसी नाते मदद नहीं करनी चाहिए ऐसी मदद ना करो यार कि अस्थाई मदद हो जाए। मुझे डाउट था लेकिन जो अस्थाई हो गया, खैर आपके लिए जीवन भर याद रहेगा ये। तो यार 830 35,830 हाँ क्लास खत्म हो जाए तब लेके आओ एक क्या ठीक है 35,830 ठीक है। ये क्या है, ये पृथ्वी से जो डिस्टेंस है दोस्तों, पृथ्वी से की दूरी पर इसी का ध्यान समझिएगा। ये राउंड फिगर कितने के हैं, 36,000 के है ना। तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो ऑर्बिट है ना, उसमें अगर किसी उपग्रह को इस्टेब्लिश कर दोगे तो वह 24 घंटा मतलब वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा। पृथ्वी चूंकि सूरज की 24 घंटे में चक्कर पूरा करता है, तो यह भी 24 घंटे में एक चक्कर सूरज का पूरा करेगा। तो जिस स्थान पर है सूरज से वो सेम उसका स्थिति बना रहेगा। वही जो कक्षा होती है वो क्या कहलाती है, भूतुल्यकालिक कक्षा कहलाती है। कितनी दूरी पर पूछा जाएगा, भूतुल्यकालिक कक्षा की डिस्टेंस कितनी है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। सिंपल। कोई उपग्रह अगर कहा जाए कि लगभग 35, 36, 37, 38 के आसपास कह रहा है किलोमीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी से, तो किस कक्षा में है, भूतुल्यकालिक कक्षा में है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में है। वो समझ गए बात को, डिस्टेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा तो कोई बड़ी बात थोड़े ना है, आपके लिए तो सब सामान्य सी बात है क्योंकि आप जानते हैं। क्यों नहीं जानते, अगर पढ़े होगे तो जानते हो, नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 35,830 किलोमीटर होती है, राउंड फिगर इसको लिख लीजिए 36,000 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, इस कक्षा को उपग्रह की पार्किंग कक्षा, इस कक्षा को उपग्रह की पार्किंग कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा, इसी को ही क्या नाम दिया गया है, पार्किंग कक्षा। पार्किंग पूछेगा किसको कहा जाता है पार्किंग कक्षा, क्या पार्किंग कक्षा कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, बस सब जानते हैं, सब जानते हैं आप, ऐसा मान के चलिए। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ऐसे उपग्रह की कक्षीय चाल, ऐसे उपग्रह की कक्षीय चाल, ये भी जान लीजिए, ऐसे उपग्रह की कक्षीय चाल 11,042 किलोमीटर प्रति घंटा, 11,042 किलोमीटर प्रति हाथ। याद रहे कितनी तेज होनी चाहिए इसकी कक्षा स्पीड, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाए, 11,000 किलोमीटर चल जाए। यानी कि जो भूतुल्यकालिक कक्षा है, ठीक है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो हमारा है वो क्या है, उसमें जो कोई उपग्रह रहता है कितनी स्पीड में चलता है, वो स्पीड में उसकी 11,042 किलोमीटर प्रति घंटे में, 1 घंटे में 11,042। तो 24 घंटे में कर लोगे तो 11 में 24 कर देना, यानी कि कितनी स्पीड से चलता है वो 24 घंटे में चलने के लिए। तो इसी हिसाब से पृथ्वी की भी आप निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो ना, कितनी तेज चलता है वो, यानी कि कोई उपग्रह, अब ऐसे व्यवहारिकता में समझो, कोई उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्टैब्लिश कर दो और उसका वेग 11,042 यानी 11,000 मोटा मोटा समझो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा भी होना चाहिए। वहाँ पर है तो उसका वेग इसी नाते उपग्रहों को जब छोड़ा जाता है तो कैसे जाते हैं वो आपने देखा होगा। जैसे निकलेंगे तो यहाँ रॉकेट से तो आप जाएंगे, लेकिन जिस ऑर्बिट में जाना होता है तो ऑर्बिट मान लो ध्यान से समझना, 36,000 वाले ऑर्बिट में अगर ले जाना है
तो उसको 30,000 वाले ऑर्बिट में ही पहले टर्न कर देंगे। अब धीरे धीरे टर्न होते 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 जब वो 36 वाली ऑर्बिट में जाएगा फिर उसी में उसको छोड़ देंगे। फिर वो उसी में जब पहुंच जाएगा स्टेबिलिश कर देगा, फिर वो अपने आप गति करता रहेगा। लेकिन वो ऐसे ले जाकर के ऐसे नहीं छोड़ देंगे, ऐसे ले जाकर छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसको उस ऑर्बिट की पहले उस गति में जो आपका जो भी माध्यम है वो लेकर के उस ऑर्बिट में जाता है और उसी ऑर्बिट में घूमना शुरू करता है और फिर धीरे से उसको छोड़ देता है। वहाँ से धीरे से उसको उस ऑर्बिट में वही छोड़ देगा उसी चाल पे पहुंचा करके। यानी कि उस जो इंस्ट्रूमेंट की जो भी आपका जो अंतरिक्ष में जाने वाला जो माध्यम है, ठीक है, उसकी स्पीड भी इससे कम नहीं होनी चाहिए, इस ऑर्बिट से ज़्यादा होनी चाहिए, इस ऑर्बिट के कितने बराबर होना चाहिए, तभी तो उसके साथ साथ चल पाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 11,042 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पर अगर आप चेंज कर लीजिए दोस्तों, पृथ्वी के आगे लिख लीजिए, पृथ्वी के सौर तुल्य या निम्न कक्षीय परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के सौर तुल्य या निम्न कक्षीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सौर तुल्य कक्षाओं के बारे में, जियो स्टेशनरी जियो बारे में आगे चल के बात करेंगे हम लोग। पृथ्वी, रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी के सौर तुल्य या निम्न कक्षीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा परिक्रमण का लगभग 83.7 मिनट होता है। 83.7 मिनट होता है। चलिए अगली हेडिंग कर लीजिए, कृत्रिम उपग्रह। ये हम लोगों का नेक्स्ट होगा, कृत्रिम उपग्रह।